हेलो स्टूडेंट्स, पॉलीटेक्निक लिबरे लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट है बीटी यूपी के अंतर्गत मैकेनिकल इंजीनियरिंग 6 सेमेस्टर का एक प्रमुख सब्जेक्ट है। तो इसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग टोटल जो पूरा सिलेबस है आपका 8 चैप्टर्स में बटा हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो प्लेलिस्ट बनाई थी 8 चैप्टर की, एक चैप्टर में को मैंने एक वीडियो में पूरा कंप्लीट किया है। इस तरीके से 8 जो चैप्टर हैं उनको 8 वीडियोस में कवर किया है। तो आपने पूरी प्लेलिस्ट के अनुसार सभी वीडियोस देख करके अपने नोट्स जरूर बना लिए होंगे और पूरा सब्जेक्ट तैयार कर लिया होगा। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इन जो आपका पूरा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर्स रहे हैं, और ये 4 क्वेश्चंस पेपर्स मैंने इसमें लिए हैं। इसमें रेगुलर जो पेपर आपका होता है वो है, इसके अलावा जो स्पेशल बैक पेपर के रूप में होता है सिलेबस आपका वही रहता है। तो वो इस प्रकार से 4 पेपर्स में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं हिंदी और अंग्रेजी में, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ क्वेश्चन बैंक के रूप में। तो ये प्रश्न आप जब सिलेबस से मैच करेंगे तो आप देखेंगे कि ये आपको समझ में आ जाएगा कि प्रश्न पत्र में किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको एक आइडिया लगेगा और आपकी तैयारी को एक नया आयाम मिलेगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। पहला जो प्रश्न है वो है व्हाट। अब हिंदी और अंग्रेजी में मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि मैं आप कई बार पहले बता चुका हूँ कि जो इंग्लिश वाला जो आपका पेपर है उसमें हिंदी में भी ट्रांसलेशन होता है। तो हिंदी के ट्रांसलेशन के समय इंग्लिश के शब्द को ही वो एज इट इज़ लिख देते हैं। तो हिंदी मीडियम वाले विशेष तौर से ध्यान देंगे, जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में समझेंगे, जानेंगे, फिर वो चाहे जैसे पूछ ले वो आप उसका उत्तर दे पाने में सक्षम होंगे। इसलिए दोनों जो प्रश्न है उसको हिंदी और अंग्रेजी में आप जरूर ध्यानपूर्वक देखिए। तो व्हाट फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लो प्रोडक्टिविटी, एक्सप्लेन ब्रीफली, यानी निम्न या कम उत्पादकता के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं, संक्षिप्त वर्णन कीजिए। दूसरा जो आपका प्रश्न है व्हाट इज स्टैंडर्डाइजेशन, हाउ इट इज रिलेटेड टू प्रोडक्टिविटी, मानकीकरण क्या है, इसका उत्पादकता से क्या संबंध है। तीसरा है आपका व्हाट इज मेथड स्टडी, स्टेट एनी 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेथड स्टडी, कार्य विधि अध्ययन यानी मेथड स्टडी क्या है, इसके किन्हीं 3 उद्देश्य बताइए। चौथा है आपका व्हाट आर वेरियस रिकॉर्डिंग टेक्निक्स यूज्ड इन मेथड स्टडी, यानी कि कार्य विधि अध्ययन की विभिन्न रिकॉर्डिंग तकनीकें क्या हैं। पांचवा है आपका व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ वर्क स्टडी, कार्य अध्ययन के विभिन्न लाभ क्या हैं। छठवां है आपका व्हाट आर द 2 इम्पॉर्टेंट वर्क स्टडी टेक्निक्स, एक्सप्लेन एनी वन इन डिटेल, यानी कार्य अध्ययन की 2 महत्वपूर्ण तकनीकें क्या हैं, किसी एक का वर्णन कीजिए। सातवां है आपका व्हाट इज थर्बलिक्स, लिस्ट एनी 5 थर्बलिक्स विथ सिंबल्स, थर्बलिक्स क्या है, किन्हीं 5 थर्बलिक्स को संकेत सहित दर्शाइए। आठवां है आपका एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मोशन इकोनॉमी फॉर डिजाइन एंड अरेंजमेंट ऑफ वर्क प्लेस, कार्यस्थल की बनावट और व्यवस्था के संबंध में मोशन इकोनॉमी के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। तो ये मोशन इकोनॉमी के सिद्धांत का आपको वर्णन करना है 8वें में। 9वां है आपका डिफाइन अलाउंस, लिस्ट वेरियस अलाउंसेस कंसीडर्ड फॉर स्टैंडर्ड टाइम एस्टिमेशन, यानी भत्ता या अलाउंस को परिभाषित कीजिए, मानक समय के अनुमान में प्रयोग होने वाले विभिन्न अलाउंस का उल्लेख कीजिए। 10वां है आपका व्हाट इज स्टैंडर्ड टाइम, राइट द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड टाइम, मानक समय से आप क्या समझते हैं, इसकी गणना के लिए सूत्र लिखिए। उसके बाद 11वां आपका प्रश्न है डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ इंसेंटिव प्लान्स विथ सुटेबल एग्जाम्पल फॉर ईच, यानी विभिन्न प्रकार की प्रोत्साहन योजना का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। उसके बाद 12वां है आपका क्लियरली डिफाइन वेज, इंसेंटिव एंड सैलरी विथ एग्जाम्पल, यानी कि उदाहरण के साथ आपको भत्ता, प्रोत्साहन और वेतन को स्पष्ट करना है, यानी उदाहरण के साथ भत्ता, प्रोत्साहन और वेतन को स्पष्ट कीजिए। ये आपका प्रश्न है। 13वां जो प्रश्न था वो है व्हाट आर द वेरियस टाइप्स एंड कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट्स डिस्क्राइब, दुर्घटना के विभिन्न प्रकार का उनके कारण सहित वर्णन कीजिए। 14वां है आपका एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ एनी फायर फाइटिंग इक्विपमेंट विथ इट्स मेरिट एंड डीमेरिट, यानी किसी एक अग्निशामक उपकरण का उसके लाभ और हानि सहित व्याख्या कीजिए। 15वां है आपका एज पर फैक्ट्रीज एक्ट 1948 राइट एटलीस्ट 5 इलेक्ट्रिकल सेफ्टी गाइडलाइंस, फैक्ट्री एक्ट 1948 के अनुसार विद्युत सुरक्षा के कम से कम 5 दिशा निर्देशों को लिखिए।
उसके बाद 16वां प्रश्न है आपका, स्टेट ब्रीफली द टर्म प्रोडक्टिविटी एंड इट्स इम्पोर्टेंस, यानी उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी तथा इसके महत्व की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। 17वां है आपका, हाउ स्टैंडर्डाइजेशन एंड ह्यूमन एस्पेक्ट्स हेल्प इन इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी, स्टैंडर्डाइजेशन तथा मानव पहलू प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में किस प्रकार सहायक है। देखिए प्रोडक्टिविटी जिसको उत्पादकता कहते हैं हिंदी में वो शब्द देखिए प्रयोग नहीं किया है, हिंदी वाले वर्जन में भी प्रोडक्टिविटी को प्रोडक्टिविटी ही लिख दिया है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 18वां, हाउ डू यू मेजर प्रोडक्टिविटी, गिव सम इंडाइसेस टू मेजर इट, उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी को किस प्रकार मापा जाता है, इसके माप के लिए कुछ इंडाइसेस बताइए। उसके बाद 19वां है आपका, मेंशन सम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वर्क स्टडी, हाउ डू यू डू इट, कार्य अध्ययन के कुछ उद्देश्य बताइए, इसे आप किस प्रकार करते हैं। 20वां है आपका, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सीमो चार्ट, सीमो चार्ट पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उसके बाद 21वां है, गिव वन मेथड ऑफ टाइम एंड मोशन स्टडी, यानी समय तथा चाल यानी कि टाइम तथा मोशन अध्ययन की एक विधि बताइए। उसके बाद 22वां है, एक्सप्लेन एर्गोनोमिक्स एंड इट्स बेनिफिट्स इन इंडस्ट्रीज, एर्गोनोमिक्स की विवेचना कीजिए तथा उद्योगों में इसके लाभ बताइए। उसके बाद 23वां है आपका, राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग मेथड स्टडी सिंबल्स, यानी विधि अध्ययन यानी मेथड स्टडी में निम्नलिखित सूचकों का अर्थ बताइए। मेथड स्टडी मतलब विधि अध्ययन, कार्य विधि अध्ययन, या इसको अंग्रेजी में कहते हैं मेथड स्टडी में निम्नलिखित सूचकों का अर्थ बताइए। वो कौन से निम्नलिखित हैं, ये 3 सिंबल्स आपको दे दिए गए हैं, इनका आपको अर्थ बताना है कि ये सिंबल्स किस लिए यूज होता है, क्या होता है, इस सिंबल्स को क्या कहते हैं, किस लिए यूज होता है, और ये इसको क्या कहते हैं, ये किस लिए यूज होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि गिने चुने 5 और कंबाइंड वाले 2 थे तो वो आपने पढ़ लिए होंगे, तो आप इनको आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। 24वां है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द डिजाइन ऑफ वर्क प्लेसेस, कार्य स्थलों के डिजाइन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उसके बाद 25वां है, व्हाट इज स्टोर, मेंशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ए स्टोर कीपर, स्टोर क्या है, विभिन्न प्रकार के स्टोर तथा स्टोर कीपर के कर्तव्यों की विवेचना कीजिए। उसके बाद 26वां है आपका, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, तो निम्नलिखित में से किसी 2 पर आपको लिखना है, लेकिन आपको पढ़ना आना सब चाहिए। जैसे पहला है बिन कार्ड क्या होता है, दूसरा है आपका कंप्यूटराइज्ड स्टोर क्या होता है, और तीसरा है आपका फैक्ट्री एक्ट 1948। इसी को हिंदी में अगर आप देखें तो इस तरह से लिखा रहेगा, बिन कार्ड क्या होता है, कंप्यूटरीकृत स्टोर और फैक्ट्री अधिनियम 1948, इन पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए आई थी। उसके बाद है आपका 28वां, व्हाट इज एन एक्सीडेंट, हाउ कैन यू मिनिमाइज देम, दुर्घटना क्या होती है, उनको न्यूनतम किस प्रकार किया जा सकता है, यानी दुर्घटनाओं को कम किस प्रकार से किया जा सकता है। 29वां है आपका, वाई डू वी नीड इन्वेंट्री ऑफ आइटम्स, राइट द EOQ फॉर्मूला एंड एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस, वस्तुओं की इन्वेंट्री क्या है, EOQ सूत्र लिखिए तथा इसके महत्व की विवेचना कीजिए। उसके बाद 30वां है, मेंशन रोवेन और हेजली इंसेंटिव स्कीम विद एग्जाम्पल्स, यानी उदाहरणों के साथ रोवन तथा हेल्से प्रणाली का वर्णन उदाहरण के साथ कीजिए। उसके बाद आपका है 31वां है, मेंशन सम फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स इन इंडस्ट्रियल प्लांट्स, व्हाट इज द कलर ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर जनरली फाउंड इन ऑफिस बिल्डिंग्स, व्हाट इज फायर टेंडर। कितना इजी प्रश्न पूछा है। उद्योगों में अग्निशामक उपकरण बताइए, कार्यालय इमारतों में प्रायः पाए जाने वाले अग्निशामकों का रंग क्या है, और फायर टेंडर क्या है, इसको आपको समझाना है। 32वां है आपका, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, यानी उत्पादन तथा उत्पादकता में अंतर कीजिए। उसके बाद आपका नेक्स्ट है 33वां प्रश्न, डिफाइन द कॉजेज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी एंड हाउ इट कैन बी इम्प्रूव, यानी कम उत्पादकता के क्या क्या कारण हैं तथा उनको कैसे सुधार सकते हैं। उसके बाद 34वां है आपका, डिफाइन द मशीन प्रोडक्टिविटी, मशीन उत्पादकता क्या होती है, इसका विस्तार से वर्णन कीजिए। 35वां है, डिफाइन वर्क स्टडी एंड मेंशन यूजेज एंड लिमिटेशंस ऑफ वर्क स्टडी, कार्य अध्ययन की व्याख्या करें तथा इसकी हानि व उपयोग बताएं। अगला है आपका 36वां, डिफाइन मेथड स्टडी एंड एक्सप्लेन द नॉर्मल टाइम और बेसिक टाइम, कार्य विधि अध्ययन की व्याख्या कीजिए तथा सामान्य समय व मूल समय को परिभाषित करें।
37वां है आपका डिफाइन एर्गोनॉमिक्स एंड इट्स एडवांटेजेस इन इंडस्ट्रीज। एर्गोनॉमिक्स की विवेचना कीजिए तथा उद्योगों में इसके लाभ बताइए। उसके बाद 38वां है आपका राइट द सिंबल्स ऑफ स्टोरेज, डिले, इंस्पेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन। यानी ये 4 दिए हैं, इनके आपको सिंबल्स बताना है। हिंदी में अगर आप पढ़ें तो विधि अध्ययन में निम्न का सूचक बनाए: भंडारण, डेयरी, इसी को हिंदी में लिख दिया है सब चीज़ों को, निरीक्षण और परिवहन। तो ये सब आपने ज़रूर पढ़े होंगे, आप उम्मीद करता हूँ कि आपको बनाने आते होंगे। उसके बाद 39वां है राइट द शॉर्ट नोट्स ऑफ वर्क मेजरमेंट एंड वर्क प्लेस लेआउट। कार्य मापन तथा कार्यस्थल लेआउट का वर्णन कीजिए। 40वां है आपका डिफाइन टाइम स्टडी, एक्सप्लेन एनी वन टाइम स्टडी इक्विपमेंट। समय अध्ययन की व्याख्या कीजिए तथा किसी एक समय अध्ययन उपकरण को समझाइए। 41वां है व्हाट इज गुड वेज सिस्टम, राइट इट्स एसेंशियल रिक्वायरमेंट। एक अच्छी मजदूरी प्रणाली क्या है तथा इसकी क्या आवश्यकता होती है। उसके बाद आपका 42वां है व्हाट इज इंसेंटिव, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। प्रोत्साहन क्या होता है तथा ये कितने प्रकार के होते हैं, वर्णन कीजिए। 43वां है डिफाइन EOQ एंड राइट इट्स फॉर्मूला टू कैलकुलेट द सेम। EOQ को समझाएं तथा इसकी गणना में प्रयुक्त होने वाले सूत्र भी लिखें। उसके बाद है आपको पूछा गया है मैकेनिकल हजार्ड्स के बारे में। तो हो सकता है पूछा गया हो कि निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी, यानी मैकेनिकल हजार्ड्स यानी यांत्रिक हजार्ड्स क्या होते हैं या यांत्रिक खतरे क्या होते हैं, इनके बारे में आपको बताना रहता है। 45वां है राइट शॉर्ट नोट ऑन फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स, यानी अग्निशमक यंत्र का वर्णन कीजिए या अग्निशमक जो यंत्र होते हैं उन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उसके बाद राइट शॉर्ट नोट ऑन स्टोर मैनेजमेंट, भंडारण प्रबंधन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और इसी तरीके से हो सकता है ये पूछा गया हो राइट शॉर्ट नोट ऑन मैकेनिकल हजार्ड्स, यानी कि यांत्रिक जो आपके खतरे होते हैं उन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उसके बाद 47वां है डिफाइन प्रोडक्टिविटी, मेंशन द फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। उत्पादकता की परिभाषा दीजिए, इसे प्रभावित करने वाले कारक बताइए। 48वां है डिस्क्राइब सम मेथड्स फॉर इम्प्रूविंग द प्रोडक्टिविटी। उत्पादकता को सुधारने की कुछ विधियों का वर्णन कीजिए। उसके बाद 49वां है आपका एक्सप्लेन एनी 2 वेल नोन इंडाइसिस फॉर प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट, यानी उत्पादकता के मापन के लिए किन्हीं 2 मुख्य सूचियों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। 50वां है आपका एक्सप्लेन द नीड फॉर वर्क स्टडी, यानी कार्य अध्ययन की आवश्यकता बताइए। 51 है डिस्क्राइब द 2 टेक्निक्स ऑफ वर्क स्टडी, कार्य अध्ययन की 2 प्रख्यात तकनीकों का वर्णन कीजिए। 52 है आपका राइट ए शॉर्ट नोट ऑन वर्क सैम्पलिंग, वर्क सैम्पलिंग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 53 है आपका व्हाट इज एर्गोनॉमिक्स, व्हाट इज इट्स पर्पस। एर्गोनॉमिक्स क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, ये आपको बताना है। 54 है आपका राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द डिज़ाइन ऑफ वर्क प्लेसेस, यानी कार्यस्थलों की डिजाइन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 55 है आपका मेंशन द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस चार्ट सिंबल्स, निम्नलिखित प्रक्रम चार्ट के संकेतों का अर्थ समझाइए। ये देखिए आपको बना दिए हैं सिंबल, इनका आपको अर्थ बताना है और इनके बारे में बताना है कि ये सिंबल क्या होते हैं, इनको कहते क्या हैं, और इनका पूरा वर्णन भी कर देना है कि ये किस लिए यूज होते हैं। 56वां है एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेआउट ऑफ स्टोर्स इन ए लार्ज इंडस्ट्रियल प्लांट सच एज मोटर कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, यानी बड़े उद्योगों जैसे कि मोटर कार उत्पादन उद्योग में स्टोर के विभिन्न प्रकार के अभिन्यासों का वर्णन कीजिए। उसके बाद 57 है आपका व्हाट इज द पर्पस प्रोसीजर इन इंडस्ट्रीज, व्हाट एन ओपन टेंडर एंड लिमिटेड टेंडर। व्हाट इज एन ओपन टेंडर एंड लिमिटेड टेंडर, यानी उद्योगों में क्रय करने की विधि क्या है, खुली निविदा तथा सीमित निविदा क्या होती है, इसके बारे में आपको बताना है। 58 है आपका मेंशन वेरियस फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स, व्हाट इज स्मोक डिटेक्टर, व्हाट इज द कलर ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, यानी विभिन्न अग्निशामक उपकरण बताइए। धुआं संसूचक क्या है, अग्निशामक यंत्र किस रंग का होता है, यानी 3 इसमें देखिए पार्ट हैं इस प्रश्न में जो पूछे गए हैं। 59 है आपका व्हाट इज द नीड ऑफ इन्वेंट्री एंड व्हाट आर द कंसिक्वेंसेस ऑफ नॉट कीपिंग इन्वेंट्री। और फिर एक प्रश्न है व्हाट इज JIT, JIT हो सकता है अलग से पूछा गया हो, एक प्रश्न बना हो, तो आप इसको देख लीजिए। इन्वेंट्री की आवश्यकता क्यों होती है, इन्वेंट्री ना रखने के परिणाम क्या हैं, और JIT यानी जिट क्या है। तो JIT क्या होता है आप सब जानते हैं, जस्ट इन टाइम होता है, आपने पढ़ा जरूर होगा। उसके बाद आपका 60वां है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ EOQ, ये देखिए रिपीट हो रहा है, ऊपर भी पूछा गया था। एक्सप्लेन EOQ फार्मूला, EOQ का विचार समझाइए, EOQ सूत्र की विवेचना कीजिए।
उसके बाद आपका 61वां है एक्सप्लेन हेल्सी एंड रोवन इंसेंटिव स्कीम्स विद एग्जांपल्स, यानी हेल्सी तथा रोवन प्रोत्साहन प्रणालियों का विवरण उदाहरणों के साथ समझाइए। इस प्रकार से 4 प्रश्न पत्र आपने देखे किस तरह से सिलेबस के अकॉर्डिंग जो 8 चैप्टर्स हैं सभी चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं और किस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसका आपको आइडिया जरूर लग गया होगा। तो अपने सिलेबस में फिर से एक बार देखिए चैप्टर वाइज, कोई भी यदि टॉपिक आपसे छूट रहा हो तो उसको जरूर तैयार करके जाइए, क्योंकि वो प्रश्न के रूप में कोई भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सिलेबस में दिया है वो पूछा जा सकता है। अब वो टिप्स ऑफ स्टडी की बात कर लेते हैं। एक तो सिलेबस के अनुसार ही आपको पढ़ाई करना है। 8 चैप्टर हैं तो 8 चैप्टर के हिसाब से ही पढ़ाई करना है। बुक जो आप पढ़ रहे होंगे हो सकता है उसमें 9, 10, 11 चैप्टर दी हों, तो उसके अनुसार नहीं, आपको ये जो कंटेंट आप किसी से भी देख लीजिए, लेकिन पढ़ाई चैप्टर के अनुसार ही पढ़ना है। यानी 8 चैप्टर हैं तो 8 चैप्टर का कंटेंट आपको तैयार करना है। कोई भी चैप्टर बिना पढ़े ना छोड़ें, क्योंकि सभी से प्रश्न पूछे जाते हैं। जो चैप्टर आप बिना पढ़े छोड़ करके चले जाएंगे उससे भी प्रश्न आने ही आने हैं, और वो जब पढ़कर नहीं जाएंगे तो 0 नंबर आपके सीधे हो जाएंगे, आप उनको हल ही नहीं कर पाएंगे। और हो सकता है उससे सिंपल प्रश्न पूछे जाएं सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो सभी चैप्टर्स पढ़ के जाना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। कॉन्सेप्ट पर विशेष फोकस करें, शब्द के अर्थ को समझें। जब आप पढ़ाई कर रहे हो कॉन्सेप्ट पर जरूर फोकस करना है, तभी आप वहां पर उत्तर दे पाने में सक्षम होंगे जब कॉन्सेप्ट माइंड में आपके रहेगा। शब्द का अर्थ जरूर समझें कि आखिर ये जो समझाया जा रहा है चीज़, तो ये मेन टॉपिक है, इसका अर्थ हिंदी में क्या होता है। जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं क्या चीज़ होती है और किस संदर्भ में इसको बताया जा रहा है, तो उससे कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और हमेशा लंबे समय तक याद रहता है। और जब क्वेश्चन पेपर जब आपको मिलता है परीक्षा हॉल में तो कन्फ्यूजन की स्थिति आपके सामने नहीं रहती है। हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत ज़रूरी है कि मुख्य शब्दों की अंग्रेजी जरूर जानें, इस पर कोई गलती ना करें। जो उनकी आदत होती है अंग्रेजी के शब्दों को अवॉइड करने की, उसको बिल्कुल ना करें। मुख्य शब्दों की अंग्रेजी जरूर अच्छे से जानें। यथासंभव डायग्राम या नामांकित चित्र अवश्य बनाएं और उसकी कई बार प्रैक्टिस करें। यदि कोई भी नामांकित चित्र हो सकता है, सिंपल डायग्राम हो सकता है, उसको जरूर बनाएं और उसकी सहायता से कोशिश करें कि एक्सप्लेन करें, यानी वो ले करके उसको आप एक्सप्लेन कर सकें। स्मार्ट स्टडी ग्रुप स्टडी जरूर करें। जब पूरा चैप्टर्स पढ़ लें सब 8 के 8, तो आपस में एक दूसरे दोस्त जो आपके हों आपस में एक दूसरे से डिस्कस करें कि भाई ये उत्पादकता क्या होती है, ये उत्पादन क्या होता है, इन दोनों में अंतर क्या होता है। तो एक दूसरे को समझाने से जो कन्फ्यूजन होता है वो दूर होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। और एक दूसरे जब बताते हैं तो जब हम किसी को समझा रहे हैं तो हमारा भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, सामने वाला सुनेगा तो उसको भी लंबे समय तक याद रहेगा। वही सेम स्थिति जब सामने वाला आपको समझाएगा। तो ये ग्रुप स्टडी जरूर करें। और स्मार्ट तरीके से, समय जब कम होता है, सिलेबस ज़्यादा कवर करना होता है, तो स्मार्ट स्टडी भी बहुत ज़रूरी है। और हार्ड स्टडी तो आप लोग कर ही रहे होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। तो इसी विश्वास के साथ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी, आप बहुत अच्छे अंकों से पास होंगे, बहुत अच्छे से कॉपी में लिखेंगे और आगे आपके उज्जवल भविष्य की मैं मंगल कामना करता हूँ। इन्हीं सब के साथ आज के लिए थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन मंगलमय हो।